झारखंड में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित हो सकता है। राज्य को करीब 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश मिल सकता है। अपने राज्य में गूगल जैसी ग्लोबल टेक कंपनी ने युवाओं को एआई प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव रखा है। आदिवासी उद्यमियों को 50% तक भूमि आरक्षण का लाभ मिल सकता है। ये तमाम प्रस्ताव झारखंड सरकार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन 2026 कार्यक्रम के दौरान रखे गए। बीते 8 और 9 जुलाई को इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। झारखंड के इतिहास में ये पहली बार है जब झारखंड ने खुद मेजबान बनकर भारत की राजधानी दिल्ली में देश विदेश के इतने बड़े स्टेक होल्डर्स को एक साथ एक छत के नीचे जुटाकर अपनी नीतियों पर खुली और इतनी बड़ी राष्ट्रीय चर्चा आयोजित की हो। इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। जिस मकसद से इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, उस मकसद को पूरा करने के लिए देश विदेश के बड़े बड़े निवेशक, कंपनियां और उद्योगपति आगे आए और झारखंड में इन्वेस्ट करने का प्रस्ताव रखा। मकसद था झारखंड को खनिज और प्राकृतिक संसाधनों तक महदूद न रखकर इसे रिसर्च, इनोवेशन और आइडियाज का केंद्र बनाया जाए। राज्य को डिजिटल गवर्नेंस, आईटी, एआई, स्किल डेवलपमेंट और आधुनिक तकनीकों के क्षेत्र में नई पहचान दिलाई जाए। हालांकि इस दिशा में सकारात्मक पहल जरूर हुई है। एक भव्य आयोजन हुआ, अलग अलग क्षेत्रों की कंपनियां आई, कंपनियों के साथ बेहतर संवाद स्थापित हुआ, वैश्विक स्तर की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखा, करीब 1 लाख करोड़ वाले 14 समझौतों यानी एमओयू पर साइन हुआ। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या वास्तव में ये सभी समझौते निवेश में तब्दील होंगे? क्या वाकई कंपनियां झारखंड में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने जा रही हैं, या फिर ये केवल मौखिक दावे हैं? क्या ये मुलाकातें दिल्ली तक ही सिमट जाएंगी, या फिर कंपनियां वाकई झारखंड में अपना उद्योग स्थापित करेंगी? और अगर कंपनियां अपना इंडस्ट्री सेटअप करने भी चाहें तो क्या वे उन चुनौतियों का सामना कर पाएंगी जो उन्हें झारखंड में सबसे ज्यादा मिलने वाली हैं? क्या बड़े उद्योगों और नई तकनीक का लाभ झारखंड के युवाओं, स्थानीय उद्यमियों और आम लोगों तक पहुंच सकेगा? क्या इससे राज्य की आर्थिक तस्वीर बदल पाएगी? कुल मिलाकर सरकार का यह कार्यक्रम कितना सफल रहा और क्या सीएम हेमंत सोरेन अपने मकसद को पूरा कर पाए? आज चर्चा इसी विषय पर होगी। वीडियो में आगे बढ़ें और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं को समझें और इसका निष्पक्षता से विश्लेषण करें। सबसे पहले जोहार, नमस्कार, मैं हूं अंशु और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। झारखंड ने अपने छोटे से गर्भ में पल रहे खनिज संसाधनों से पूरे देश के मिनरल जरूरतों को पूरा किया, देश विदेश में बिजली पहुंचाई, लेकिन अपने ही घर परिवार के सदस्यों को आबाद नहीं कर पाई, या यूं कहें कि इसके गर्भ का बाहरी तत्वों ने भरपूर दोहन किया। झारखंड के युवाओं की स्थिति उस बछड़े की भांति है जिसकी मां का दूध उसे ही नसीब नहीं होता। यही वजह है कि झारखंड को आज रिसोर्स कर्स कहा जाता है। झारखंड आज एक पिछड़ा राज्य बन चुका है। झारखंड को इसी पिछड़ेपन से निकालकर आगे लाने और अग्रणी राज्यों की रेस में शामिल करने के लिए हेमंत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, तकनीक और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था से जोड़ने की कोशिश कर रही है। हाल के महीनों में दावोस के विश्व आर्थिक मंच से लेकर नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन तक सरकार ने जिस तरह निवेश और तकनीक को लेकर पहल की है, उससे संकेत मिलता है कि झारखंड अब आधुनिक तकनीकों और डिजिटलाइजेशन के क्षेत्र में आगे आने की निरंतर कोशिश कर रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी सोच को माइंड से माइंड्स की दिशा में बदलाव बताया है। नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के तहत सरकार ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर उद्योग जगत, तकनीकी कंपनियों, नीति विशेषज्ञों और निवेशकों को एक मंच पर बुलाकर अपनी प्रस्तावित नीतियों पर चर्चा की। इस कार्यक्रम में सिर्फ निवेश की बात नहीं हुई, बल्कि ये भी चर्चा हुई कि भविष्य के झारखंड को किस तरह तैयार किया जाए। इस प्रयास का एक सकारात्मक असर हमें समझौतों और निवेश प्रस्तावों के तौर पर देखने को मिला। झारखंड सरकार ने कुल 99,639 करोड़ रुपए के निवेश वाले 14 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये सभी एमओयू उद्योग विभाग, आईटी विभाग और पर्यटन विभाग से जुड़े हैं। इन समझौतों में सबसे ज्यादा चर्चा जिंदल ग्रुप द्वारा प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट की हो रही है। जिंदल न्यूक्लियर पावर ने 1400 मेगावाट की क्षमता वाला राज्य का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसमें 30,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इसके लिए यूरेनियम, प्लूटोनियम और थोरियम का इस्तेमाल कच्चा माल के रूप में होता है, जो झारखंड में पहले से ही उपलब्ध है।
इसका सबसे सकारात्मक असर ये होगा कि राज्य में बिजली उत्पादन के लिए कोयले और पानी पर निर्भरता कम होगी। परमाणु ऊर्जा बिजली उत्पादन का नया सोर्स बनेगा। झारखंड की धरती से अब तक यूरेनियम को निकालकर दूसरे प्रदेशों और विदेशों में भेजा जाता था, लेकिन अब इसका इस्तेमाल अपने राज्य में बिजली उत्पादन और रोजगार सृजन के लिए भी हो सकेगा। स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। दूसरी बड़ी चर्चा गूगल के साथ हुए समझौते की हो रही है। गूगल आईटी विभाग के साथ मिलकर राज्य के करीब 2.25 लाख शिक्षकों को एआई ट्रेनिंग देगा, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देगा, एआई का ढांचा तैयार करेगा और डेटा सुरक्षित रखने पर काम करेगा। झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह अपने अनुभवों के आधार पर बताते हैं कि ये पहली बार है जब झारखंड ने तकनीकी क्षमता, आईटी क्षेत्र, डिजिटल आधार और एआई में अपना बेस तैयार करने पर ध्यान दिया है। पहली दफा सरकार ने वैश्विक स्तर की टेक कंपनियों के साथ समझौता किया, तो क्या इन्हें उपलब्धि मान लेनी चाहिए? क्या सरकार ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है? वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह के अनुसार कार्यक्रम चाहे दावोस में हो या फिर दिल्ली में, जब तक ये समझौते निवेश में तब्दील नहीं हो जाते और जब तक जमीनी स्तर पर काम शुरू नहीं होता, तब तक ये बेनतीजा है। पिछले 1.5 साल में ऐसे कई समझौते पर साइन हुए, लेकिन धरातल पर काम अब तक शुरू नहीं हो सका है। जनवरी 2026 में दावोस में टाटा स्टील के साथ ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में 11,000 करोड़ के समझौते के बाद मार्च में टाटा समूह ने झारखंड आकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और निवेश को धरातल पर उतारने की घोषणा जरूर की, लेकिन टाटा कंपनी पहले से ही झारखंड के जमशेदपुर में बड़े पैमाने पर काम कर रही है। शशि सिंह के अनुसार इन समझौतों को फिलहाल उपलब्धि करार नहीं देनी चाहिए। हालांकि उन्होंने सरकार की कोशिशों को पूरा नंबर दिया है। शशि सिंह के अनुसार लोगों में सजगता आ रही है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट पर फोकस किया जा रहा है, झारखंड को विदेशों और बड़े बड़े मंचों पर पहचान मिल रही है। इस दिशा में एक ईमानदार कोशिश हो रही है। सरकार ने विजन 2050 का जो टारगेट सेट किया है, उसे 5 सालों के छोटे छोटे गोल्स में तोड़कर लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये प्रयास सराहनीय है। सवाल ये भी है कि क्या इन प्रस्तावित निवेशों का लाभ वाकई झारखंडी युवाओं को मिलेगा? इस पर वरिष्ठ पत्रकार शशि सिंह कहते हैं, अगर गूगल जैसी ग्लोबल टेक कंपनियां झारखंड में निवेश करती हैं, तो भविष्य में राज्य एक आईटी हब के रूप में विकसित हो सकता है। इससे झारखंड के युवा जो फिलहाल आईटी सेक्टर में नौकरी के लिए पुणे, बैंगलोर जैसे राज्यों का रुख करते हैं, उन्हें अपने गृह राज्य में ही रोजगार का अवसर मिलेगा। साथ ही दूसरे राज्यों के युवा भी रोजगार के लिए झारखंड आएंगे, जिससे एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनेगा। शशि सिंह के अनुसार आज दूसरे राज्यों से युवाओं का झारखंड न आना ही राज्य के पिछड़ेपन की निशानी है। उनका कहना है कि टेक कंपनियों के लिए भी झारखंड में निवेश फायदे का सौदा हो सकता है। यहाँ उन्हें वही प्रतिभाएं और वही स्किल्ड मैन पावर अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध होंगी। हालांकि झारखंड में उद्योग स्थापित करना निवेशकों के लिए इतना आसान नहीं है। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती राज्य की कानून व्यवस्था होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली प्रवास के दौरान राज्य में कानून व्यवस्था की बदहाल तस्वीर सामने आई। 2 दिनों के अंदर राज्य में कई बड़े आपराधिक मामले दर्ज हुए। इन घटनाओं ने महिला सुरक्षा, कारोबारियों की सुरक्षा, अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। राज्य में नक्सलवाद लगभग समाप्ति की ओर है, लेकिन दूसरी तरफ गैंगस्टर्स का लगातार उदय हो रहा है, जो खासकर कारोबारी और उद्योगपति वर्ग के लिए सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। गैंगस्टर के निशाने पर ज्यादातर कारोबारी और उद्योगपति ही होते हैं। ऐसे में निवेश आकर्षित करने के साथ साथ सरकार के सामने सुरक्षित और भरोसेमंद कारोबारी माहौल सुनिश्चित करने की भी बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा जमीन अधिग्रहण, स्थानीय सहमति, प्रशासनिक प्रक्रियाएं और रोड कनेक्टिविटी, बिजली और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना भी सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी। इसलिए सरकार द्वारा आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की सफलता का आकलन केवल 1 लाख करोड़ रुपए के एमओयू से नहीं किया जा सकता। इसकी असली परीक्षा तब होगी जब ये समझौते धरातल पर उतरेंगे, उद्योग स्थापित होंगे, स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और झारखंड की अर्थव्यवस्था में वास्तविक बदलाव दिखाई देगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि सरकार ने झारखंड को माइंड्स से माइंड्स की दिशा में ले जाने की एक बड़ी पहल की है। अब इस पहल को नतीजों तक पहुंचाना ही सबसे बड़ी कसौटी होगी। वैसे अब इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे है सहयोगी विकी। शुक्रिया।